फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था व्हेन, वेयर एंड हाउ। कल उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा इतिहास की तिथियों को लिखने की विधि क्या है, पद्धति क्या है। फिर सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय इतिहास के स्रोत क्या है, सोर्सेज पढ़ा था हमने कि क्या क्या इतिहास किसी भी समाज के अतीत को जानने के लिए, उसके इतिहास को जानने के लिए हमारे उस जगह के किस किस सोर्सेस को जानेंगे तब हम उसके अतीत के बारे में जानेंगे। तो उसमें मैंने कल 5 टॉपिक्स बताए थे। फर्स्ट था इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, लिटरेरी सोर्स एंड अकाउंटेंट्स ऑफ फॉरेनर्स। सबसे फर्स्ट था हमारा अभिलेख। अभिलेख सबसे फर्स्ट था हमारा अभिलेख। कोई भी इतिहास जब लिखा जाता है, कोई भी किसी भी राष्ट्र का जब इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं तो वहां की बहुत सारी चीजें, पहले क्या होती थी कि जब इतिहास के बारे में जब हम किसी राष्ट्र का इतिहास जब जाना होता था तो पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग दीवारों पे, खंभों पे छोटी छोटी भाषाओं में जो उनकी जो भी उनका अपना जो भी लैंग्वेज होता था वो दीवारों पर तस्वीर बनाई जाती थी, उसको भाषा में लिखा जाता था, रीति रिवाजों को लिखा जाता था। तो अभिलेख उसी को बोलते हैं जो दीवारों पे भाषाओं को लिखना, बहुत सारी पिक्चर्स को बनाना। तो जब पुरानी सभ्यता में, समाजों में इस तरीके की चीजें होती थी। इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एपिग्राफी, अभिलेखा शास्त्र। और ये किन किन चीजों पर लिखी जाती, मतलब किन किन चीजों से लिखी जाती थी? तो ये सोने, चांदी, लोहे, तांबा, पत्थर के खंभों पे, मंदिरों की दीवारों पे लिखे जाते थे। यानी सोने के प्लेट पे, लोहे के प्लेट पे, तांबे के प्लेट पे या पत्थर के खंभों पे ये सारी चीजों को लिखा जाता था। तो अभिलेख में ये सारी चीजें आ गई। अभिलेख 3 प्रकार के होते थे। फर्स्ट राजकीय होते थे, जो राज की तरफ से, राज्य जो था राज की तरफ से बनाया जाता था, लिखा जाता था। सेकंड होता था क्या? आधिकारिक, मतलब जो राजा के अंदर अधिकारी लोग काम करते थे वो उन लोग के द्वारा। तीसरा क्या होता था? जो लोग खुद अपना अभिलेख लिखते थे, उन पर किसी का अधिकार नहीं होता था। ये आजाद होते थे अपना लिखने के लिए, किसी का उस पर दबाव नहीं था। राजकीय अभिलेख शासक के दबाव में लिखा जाता था, जो राजा जो बोलते थे तो उसी के हिसाब से वो लिखा जाता था। ठीक है। आधिकारिक अभिलेख ये भी राजा के अंदर ही होता था, क्योंकि उसके अधिकारी लोग लिखते थे, तो आधिकारिक अभिलेख उसके अंदर है। निजी अभिलेख जो लोग खुद की मर्जी से लिखते थे वो होता था अधिकार, मतलब निजी, वो स्वतंत्र होते थे। भारत में अभिलेख किस लिपि में लिखा जाता था? तो भारत में अभिलेख ब्राही और खरोष्टी लिपि में लिखा जाता था। और ब्राही लिपि को सबसे पहले पढ़ने का श्रेय हमारे एशियाटिक सोसाइटी के सचिव जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जेम्स प्रिंसेप जो थे उन्होंने सबसे पहले ब्राही और खरोष्टी लिपि को पढ़ा। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है इस टॉपिक से कि भारतीय अभिलेख किस लिपि में लिखे जाते थे? भारतीय अभिलेख किस लिपि में लिखे जाते थे? तो ये इसका सही आंसर होगा ब्राही और खरोष्टी। ठीक है। सेकंड हो गया कि इस लिपि को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले किसे जाता है? तो हमारे एशियाटिक सोसाइटी के सचिव थे जेम्स प्रिंसेप, उनको जाता है इस लिपि को पढ़ने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स प्रिंसेप को।
जेम्स प्रिंसेप को जाता है। जो क्या थे, बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी के सचिव थे। जेम्स प्रिंसेप को जाता है। इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, अभिलेख के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, इसके पूरे अध्ययन को हम क्या कहते हैं, एपिग्राफी। इसके अध्ययन को एपिग्राफी या अभिलेख शास्त्र, अभिलेखा शास्त्र कहते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो इससे 3 क्वेश्चन निकल के आते हैं। पहला कि ये अभिलेख कितने, मतलब सबसे पहले आ जाएगा कि अभिलेख के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एपिग्राफी या अभिलेखा शास्त्र। दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि इसमें कितने वर्ग में होते थे, कितने भागों में लिखा जाता था, तो ये 3 भागों में लिखा जाता था, जो राजकीय, अधिकारी और निजी होते थे। थर्ड कि भारतीय लिपि को, भारतीय इतिहास को किस लिपि में सबसे पहले लिखा जाता था, पहले कौन सी लिपि चलती थी भारतीय इतिहास को लिखने की, तो ये क्या था, खरोष्टी, ब्राही और खरोष्टी लिपि। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन से निकल के आ गया। इसे पढ़ने का सबसे पहले पढ़ने का श्रेय इसको जेम्स प्रिंसेप। तो 3 क्वेश्चन इस एक टॉपिक से निकल के आ गया हमारा। ठीक है, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉइन्स, सिक्के। सबसे पहले इसके अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सिक्के के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं या न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। इसके अध्ययन को, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र या न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं इसके अध्ययन को, सिक्के के अध्ययन को। अब हर सभ्यता में कोई ना कोई सिक्का मुद्रा का लेन देन होता था। तो पहले जमाने में सोने, चांदी, तांबे, इसके सिक्के चलते थे। सिक्कों पे भी क्या होता था, डिजाइन बने होते थे। जैसे आज के सिक्के में हमारे देश पे एक ये क्या कहते हैं, हमारे देश के भारत का डिजाइन बना होता है। तो जैसे आज के सिक्के पे आप कुछ डिजाइन देखते बने हुए, उसी तरह उस जमाने के सिक्के में भी बहुत सारे डिजाइन बने होते थे। किसी किसी सिक्के में मूर्तियों की फोटो बने होती थी, राजाओं की, जो राजा जिस सिक्के को का निकलवाता था, तो उसकी फोटो बने होती थी। तो उससे पता चलता था वहां के राजाओं के बारे में, वहां के धर्म के बारे में, वहां के समाज के बारे में। तो सिक्के के अध्ययन से भी हमारे उस समाज की सभ्यता के बारे में पता चलता है। सिक्के पुराने जमाने में सिक्के सोने, चांदी, तांबे, जिन सब चीजों के होते थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के का प्रचलन किसने बढ़ाया? सोने के सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले भारत में इंडो ग्रीक शासकों ने शुरू किया था। इसको याद रखना है, भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन। सोने के सिक्कों का प्रचलन किसने शुरू किया? इंडो ग्रीक शासकों ने। शुरू किया। तो ये जो सोने के सिक्के होते थे, ये क्योंकि ये एक यूनानी लोग थे, इंडो ग्रीक लोग यूनानी लोग थे, तो वो अपने सिक्कों पे अपने शासकों का पिक बनवा के रखते थे। यानी सिक्के पे राजाओं का पिक्चर बना होता था, सिक्के पे राजाओं का पिक्चर। तो उससे यूनानी शासकों के बारे में पता चलता है। जब वो सिक्के हमें खुदाई में
इंडिया में जब हम उस सिक्के के में बहुत सारी जगह पे जो खुदाई में सिक्के मिले हैं, तो उस पे बहुत सारे यूनानी शासकों के बारे में पता चलता है। इससे हमें पता चलता है कि भारत में सोने के सिक्के जो भी मिले हैं, वो उनकी शुरुआत किसने की है? तो यूनान के शासकों ने, इंडो ग्रीक शासकों ने शुरू किया है, जो भारत के पूरे क्षेत्र पर तो कब्जा नहीं कर पाए थे, लेकिन हाँ, छोटे-छोटे क्षेत्रों पर उत्तर पश्चिमी इलाका में, भारत के उत्तर से पश्चिमी इलाकों में, भारत का ये उत्तर पश्चिमी का इलाका जो है, उस पर ये अपना शासन करते थे, उत्तर से पश्चिमी में, क्योंकि वो लोग उधर ही से आते थे, तो उत्तर से पश्चिमी इलाकों में छोटे क्षेत्रों पर इन्होंने शासन किया है। लॉन्ग टाइम तो नहीं किया, लेकिन बस आते थे, करते थे और वो फिर चले जाते थे। लॉन्ग टाइम में शासन हमारे मुस्लिम शासकों ने ही इंडिया में बाहर से आकर किया है। जैसे हमारा हो गया सल्तनत काल, मुगल काल, इन्होंने लॉन्ग टर्म में हमारे देश में शासन किया है। सिक्के हो गए। अब थर्ड हो गया हमारा पुरातत्वीय स्मारक। पुरातत्वीय स्मारक सिक्कों से सिक्कों के बारे में, कॉइन्स के बारे में जो मैंने बताया है, तो वो उससे भी 2-3 क्वेश्चन निकल के आ जाते हैं कि इसके अध्ययन को क्या कहते हैं। क्वेश्चन ये सीटेट में आता है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र। भारत में सोने के सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किसने शुरू किया था? तो वो आपको ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो किसने शुरू था? ग्रीक शासकों ने या यूनानी शासकों में, यूनानी शासकों। प्राचीन सिक्के सबसे ज्यादा किस चीज के बने होते थे? तो सोने, चांदी, तांबे, ये सब सारी चीजें के बने होते थे। इससे एक क्वेश्चन निकल के और भी आता है कि यूनानी शासकों ने भारत के किस क्षेत्र में शासन किया? तो वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उन्होंने शासन किया है। तो 3-4 क्वेश्चन इस टॉपिक से निकल के आ जाते हैं। तो तब हम शुरू करते हैं पुरातत्वीय स्मारक। पुरातत्वीय स्मारक से मुराद है प्राचीन जो भी इमारतें आज हमारे बीच में है, जैसे कि जैसे हो गया कुतुब मीनार, हो गया आपका लाल किला ले लीजिए, जमा मस्जिद हो गई, अराकोट का मंदिर हो गया, बड़ी-बड़ी मस्जिदें, बड़ी-बड़ी मूर्तियां हैं जो पुराने जमाने की। तो वो सब चीजें किसमें आती हैं? स्मारक में आती हैं। स्मारक भी किसी भी समाज के इतिहास के लिए या भारतीय इतिहास के बारे में भी अगर हम पढ़ें, तो स्मारक भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है। जैसे आप चले जाइए, देखिए, आप किसी स्मारक के बारे में अगर जानना चाहते हैं, तो आप भारत के किसी भी जो पुराने राजाओं ने बनाकर गए हैं यहाँ पे, चाहे वो मुगल काल के शासक हो, चाहे वो हिंदू शासक मगध के शासक हो, चाहे वो गुप्त काल के शासक हो, सब शासकों ने पुराने जमाने में कोई ना कोई पुरातत्वीय स्मारक का निर्माण करवाया है, जो अभी भी हमारे देश में है। वहां पर आप जाओगे, वहां पे देखोगे, तो उन स्मारकों पे बहुत सारी स्मारकों की दीवारों पे बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती हैं, बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा होता है। जैसे अरबी शासकों के इसमें अरबी में लिखा होता है। पुराने जमाने में जब मगध के शासक, तो वहां पे संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ मिलेगा। तो हर जो शासकों ने जब शासक किया, उनकी भाषा में, अपने भाषा में उनकी दीवारों पे सारी चीजें लिखी हुई मिलती हैं। बहुत सारी चीजें आपको पिक्चर्स मिलते हैं, तो उससे स्मारकों से भी हमें इतिहास के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। ये भी एक बहुत अच्छा स्रोत है, बहुत अच्छा सोर्स है इतिहास लेखन का। ये भी, अगर आप इतिहास लिखना चाहते हैं, तो ये सब लोगों या ये सब चीजों का इतिहासकार क्या करते हैं? भ्रमण करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं पुरातत्वीय स्मारक का, जिससे उनको बहुत सारी चीजें पता चलती हैं। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हो गया। ठीक है, फोर्थ हमारा हो गया साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत हो गया साहित्य। साहित्य का मुराद है बुक, किताब से जो किताब लिखी गई है, चाहे वो धार्मिक किताब हो, चाहे वो किसी विद्वान के द्वारा लिखा गया किताब हो। तो
वही साहित्य कहलाता है। जैसे कि अगर हम चले धार्मिक साहित्य के बारे में, धार्मिक साहित्य का हम अगर ले लें, धार्मिक साहित्य भी बहुत ज्यादा हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए धार्मिक साहित्य बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। धार्मिक साहित्य जो है बहुत ज्यादा, उससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। जिसमें आपका हो गया वैदिक साहित्य ले लीजिए आप, पुराण हो गया उसमें, रामायण हो गया उसमें, आप ये सारी चीजें हैं जिससे हमें प्राचीन इतिहास के बारे में पता चलता है। पुराने जमाने में साहित्य किस चीजों पर लिखी जाती थी, तो वो ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी, जिसे हम क्या कहते हैं, पंडुलिपियां कहते हैं, पंडुलिपि। ठीक है, इससे क्या है, ये क्या होती थी, एक तार का पात्र होता था, यानी तार के पत्ते होते थे उसी पे, क्योंकि उस जमाने में तो कागज था नहीं, पेन था नहीं, तो तार के पत्तों पर हम तार के पत्तों पे ही लोग लिखते थे, जो भी अपनी भाषा में लिखते थे। संस्कृत में, ब्राही में, खरोष्टी लिपि में, सब सारी लिपि चलती थी, तो वो तार के पत्तों पर लिखी जाती थी, जिसे हम क्या कहते हैं, आज हम उसको पंडुलिपियां के नाम से जानते हैं, उसको पंडुलिपि कहते हैं। पुराने समय से पंडुलिपियों में लिखी जाती थी। धार्मिक साहित्य को अगर छोड़ के हम, धार्मिक साहित्य में आप हो गया वैदिक साहित्य हो गया, रामायण हो गया, पुराण हो गया, ठीक है, वैदिक ग्रंथ हो गया, वैदिक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब धार्मिक साहित्य है, जिसे प्राचीन भारत के बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता चलती है, ये भी एक अच्छा सोर्स है। धार्मिक साहित्य से अगर हम अलग बात करें, धर्मेत्तर साहित्य, एक धर्मेत्तर साहित्य होता है। धर्मेत्तर साहित्य उसे कहते हैं जो किसी भी विद्वान के द्वारा लिखा गया हो। कोई भी विद्वान आए, भारत में आए या बाहर से आए, या यहाँ के विद्वानों ने अपना भारत के समाज को समझ के वहां किसी ने राजा के अंदर में साहित्य लिखा, किसी ने अपने निजी तौर पर, तो ये क्या हुआ, वैदिक साहित्य हो गया। तो ये क्या हो गया, सॉरी, धर्मेत्तर साहित्य हो गया। धर्मेत्तर साहित्य में आप ले सकते हैं कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले सकते हैं, कौटिल्य का अर्थशास्त्र ले सकते हैं आप, अष्टाध्यायी की पाणिनि ले सकते हैं, हर्षचरित लिख सकते हैं, रासतरंगिणी का कलहन लिख सकते हैं। ठीक है, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस है, कालिदास का मालविकाग्नि मित्र है, बाण भट्ट का हर्षचरित है। तो ये विद्वान जो थे, या वो राजा के दरबार में रहते थे, लिखते थे, साहित्यकार थे, साहित्य लिखते थे। या फिर वो बहुत सारे थे जो राजा के दरबार से हटके खुद निजी भी लिखा करते थे। बहुत सारे राजा खुद भी साहित्यकार होते थे, वो अपनी जीवनी खुद लिखा करते थे। जैसे हर्षवर्धन जो राजा थे, कन्नौज के वो राजा थे, तो उनका साहित्य, उनके बारे में जो उनके शासन के बारे में हो गया, उनके टाइम में सभ्यता क्या थी, संस्कृति क्या थी, कैसे शासन चलता था, क्या कहते हैं, कृषि किस तरीके होता था, किस तरह का कर लगाया जाता था, ये सारी चीजें लिखी गई। तो हर्षचरित्र जो है वो किसने लिखी है, बाण भट्ट ने लिखी है, जो उनके दरबार में रहते थे। कौटिल्य तो चंद्रगुप्त के शासनकाल में रहते थे, तो जिन अपना अर्थशास्त्र जिनका तो बहुत महत्वपूर्ण है। मनुस्मृति हो गई, अष्टाध्यायी की पाणिनि हो गई, गर्गी संहिता हो गया, ये सारी चीजें क्या हो गई, धर्मेत्तर साहित्य में आती है। ये क्या हो गया, धार्मिक साहित्य हो गया, जो धर्म के आधार पर, धार्मिक साहित्य जो धर्म की जानकारी हमें ज्यादा देती है, धर्म से जुड़ी होती है। लेकिन ये सारी धर्मेत्तर साहित्य क्या होती है, जो धर्म के साथ साथ उस टाइम के राजाओं के बारे में, राजनैतिक हो गया, सामाजिक हो गया, आपको कृषि से संबंधित हो गया, रीति रिवाज
हो गया, सारी चीजों के बारे में बताता है कौन? धर्मेंद्र सहित। धर्मेंद्र सहित में सारा हो गया। जो भी साहित्य शास्त्र थे, साहित्य जो लिखते थे, वो या तो राजा के दरबार में रहते थे या फिर वो उनका खुद का निजी भी लिखते थे। राजा, कितने राजा खुद भी साहित्यकार होते थे। तो ये सारी चीजें जो आएंगी, जैसे अर्थशास्त्र हो गया, मनुस्मृति हो गया, मुद्रा राक्षस हो गया, मालविकाग्निमित्र हो गया, हर्षचरित्र हो गया, ये सब क्या आ गया? धर्मेंद्र सहित में आएगा। और वेद पुराण रामायण वैदिक ग्रंथ, ये सब क्या आ जाएगा? धार्मिक सहित में आ जाएगा। लेकिन ये दोनों ही सहित, धर्मेंद्र और धार्मिक सहित, दोनों ही प्राचीन काल के से लेकर के आधुनिक काल तक भारतीय इतिहास के सोर्सेस की अच्छी जानकारी हमें देता है। भारतीय इतिहास के बारे में जो भी हम अगर जानना चाहते हैं, तो ये इन साहित्यों को अगर हम पढ़ेंगे तो हमें भारतीय इतिहास के बारे में काफी कुछ जानने को मिलेगा। आप काफी कुछ जान सकते हो इन साहित्यों के बारे में पढ़ के। अगर आप भारतीय इतिहास के बारे में जानना, तो ये मोस्ट दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साहित्यिक स्रोत हो गया, फोर्थ है। फिफ्थ हमारा हो जाएगा विदेशियों का विवरण। फिफ्थ हमारा क्या हो जाएगा? विदेशियों का विवरण। विदेशियों का विवरण। अब पुरानी आज भी लोग जब जो इंडिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो बाहर से लोग, विदेशी लोग आते हैं। तो यहाँ के बारे में जो भी यहाँ की आज की जो संस्कृति है, सभ्यता जो भी है, आज जिस तरीके का यहाँ इंडिया में माहौल, तो वो लिख करके जाते हैं। उस तरीके से उस जमाने में भी लोग बाहर से आते थे, या तो वो बाहर से राजदूत के रूप में आते थे, या भारत का भ्रमण करने के लिए आते थे। तो यही लोग जो आए और यहाँ आकर के जो उन्होंने लिखा भारत की सभ्यता के बारे में, संस्कृति के बारे में, तो वो उनका विदेशियों का जो विवरण हुआ, विदेशियों ने जो विवरण दिया, विदेशियों ने जो साहित्य लिखा, तो उससे हम इसके अंतर्गत जानेंगे। जैसे कि भारत में बहुत सारे, प्राचीन भारत में बहुत सारे विदेशी आए। जैसे यूनानी आए, सबसे पहले यूनानी लोग आए, रोमन आए, चीनी आए, अरबी आए, फारसी लोग आए, इतने सारे लोग आए। तो यूनानी और यूनानी विदेशियों के बारे में अगर हम देखा जाए, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेगास्थनीज, टॉलमी और प्लिनी। ये क्या थे? ये यूनानी विदेशी थे। ठीक है, मेगास्थनीज हो, मेगास्थनीज हो गए, और ये कब आए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य, ये भारत में बहुत के दरबार में रहे, और इन्होंने बारे में, टॉलमी हो गए हमारे, मेगास्थनीज 304 ईस्वी में आए थे, ईसा पूर्व 304 ईसा पूर्व आए थे। प्लिनी आए थे हमारे, प्लिनी की जो नेचुरल हिस्ट्री है वो 76 ईसा पूर्व में आए थे भारत। जो के थे क्या थे? एक रोमन थे। टॉलमी हो गए, टॉलमी हमारे आए हैं। ये क्या थे? एक भूगोलविद थे, भूगोलवेत्ता थे ये। चीनी लेखक में हमारे हो गए, चीनी लेखक में फाइयान, हेनसांग, इत्सिंग, ये लोग चीनी विदेशियों में आ गए। फाइयान हो गए, इत्सिंग हो गए।
हेनसांग हो गए, ये लोग थे। इसी के बारे में है कि जो हमारे नालंदा यूनिवर्सिटी उसमें आए और ये 10 साल तक यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे और इन्होंने यहाँ से संस्कृत सीखा। आचार्य महादेव जो हमारे थे उनसे उन्होंने संस्कृत सीखा और 10 वर्षों तक ये नालंदा यूनिवर्सिटी में रहे। इस सिंह सबसे पहले हमारे देश में फाहियान आए थे, फिर हेनसांग आए, फिर इस सिंह। इसका कर्म याद रखना है। फाहियान, इस सिंह सबसे लास्ट में आए हैं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है हमारा। सबसे पहले फाहियान, फिर हेनसांग, फिर इस सिंह। अरबी लेखकों में हो गए, अरबी विदेशी में हो गए क्या? अल-बरूनी, जिनका किताबुल हिंद बहुत ही फेमस साहित्य है। किताबुल हिंद, ये क्या थे? एक अनुवादक थे जिन्हें बहुत सारी लैंग्वेज का ज्ञान था। संस्कृत, यूनानी, अरबी, फारसी, सीरियाई, सारी लैंग्वेज वो जानते थे। ये 1017 से 1020 के बीच आए और ये खारिज के रहने वाले थे। किताबुल हिंद इनका एक महत्वपूर्ण साहित्य है। ठीक है, तो ये लोग भारत में आए विदेश से, अपने अलग अलग जगह से, यूनान से, चीन से और अफगानिस्तान से, सब ये लोग आए और इन्होंने अपना सारा जो भी वहाँ पे जो जिस तरीके का शासन था, जिस तरह की वहाँ के व्यवस्था थी, वो सारी चीजें इन्होंने लिखी अपने अपने भाषा में। जिनकी जो लैंग्वेज थी उन्होंने अपनी अपनी भाषा में, इन्होंने अरबी में